अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ये खास बुलेटिन आज हम आधे घंटे इसी सचिवालय से आपको दिखाने वाले हैं। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी जो खींचतान है वो बढ़ी हुई है, सियासी तपिश बढ़ी हुई है। और ऐसे में सबसे पहले हम बात करेंगे महागठबंधन में जारी फसाद की। तो सीएम फेस पर फसाद बरकरार है, इसके साथ साथ सीटों पर भी खींचतान है और चिटचिट जो है वो जारी है महागठबंधन के अंदर। लेकिन एक और नया खटपट सामने आ चुका है और इस खटपट का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस का एक औरंगाबाद में 13 सितंबर की तारीख को कार्यक्रम था। और खबर यह है कि इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आरजेडी को आमंत्रित किया, लेकिन आरजेडी के एक भी नेता इसमें भागीदारी नहीं निभा सके। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के कार्यक्रम से ये आरजेडी की दूरी क्या दर्शाता है। और देखिए ना, ये कितना दिलचस्प हो जाता है। एक दिलचस्प बात यही है कि आज उसी जगह, आज उसी औरंगाबाद में विवाह भवन में आरजेडी की तरफ से एक सम्मेलन किया जा रहा है और इसमें कांग्रेस की उपस्थिति नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीएम के चेहरे पर फसाद है, सीटों पर किचकिच है। इसके साथ साथ माले अपनी दावेदारी कर रहा है, कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है। और इन सब के बीच एक नई खटपट जो सामने आई है कि कांग्रेस के कार्यक्रम से आरजेडी ने दूरी बना ली थी। 13 सितंबर को औरंगाबाद के कुटुंबा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें आरजेडी नेताओं को भी आने का न्योता दिया गया था। राजेश राम ने खुद आमंत्रण भेजा था, लेकिन खबर है कि आरजेडी के नेता कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिससे कांग्रेस में अब नाराजगी है। मजे की बात यह है कि आज उसी विवाह भवन में आरजेडी अलग से अपना सम्मेलन कर रही है और उसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये महागठबंधन में खींचतान जो है वो चरम पर दिखाई दे रही है। एक तरफ एनडीए अपनी एकजुटता की बात कर रहा है, दूसरी तरफ सिर्फ बिखराव बिखराव और बिखराव महागठबंधन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो सवाल यही है कि क्या इसी एकजुटता के साथ या फिर कह सकते हैं कि इसी बिखराव के साथ चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव उतरेंगे। हालांकि चुनावी मैदान में जब भी तेजस्वी यादव जा रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से अपने आप को सीएम का चेहरा खुद घोषित कर रहे हैं, भले इस पर हामी जो है कांग्रेस भरे या फिर ना भरे। तो देखिए, ये खबर समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बिहार विधानसभा का चुनाव और बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी आरवी हो, हम हो, अपनी एकजुटता के साथ लगातार रणनीति बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि एनडीए में भी सीटों को लेकर के खींचतान जरूर है, लेकिन एक एडजस्टमेंट वहां दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कांग्रेस की देखिए और वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव साथ साथ जरूर नजर आए, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद से कांग्रेस का जो तेवर है वो कितना तल्ख हो गया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यक्रम से आरजेडी दूरी बना लेता है। दूसरी तरफ आरजेडी उसी जगह पर एक कार्यक्रम करता है, उसी विवाह भवन में अलग से सम्मेलन आयोजित करता है जहां पर कांग्रेस की उपस्थिति नहीं होती है। यानी कि क्या ये पार्टी एक दूसरे को देखना नहीं चाहती? क्या इन पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे को नहीं देखना चाहते? क्या पार्टी के नेता एक दूसरे को नहीं देखना चाहते? और अगर एक दूसरे को नहीं देखेंगे तो फिर बिहार की जनता इन्हें किस नजर से देखेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और देखिए, आरजेडी कांग्रेस के बीच नाराजगी की खबरों पर बिहार में जो सियासी घमासान है वो मचा हुआ है। किसने क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको सुनाते हैं। तो देखिए, और इधर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद से कांग्रेस के जो तेवर है वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक दो फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर कई है और इसी फैक्टर से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फसाद है वो काफी भारी दिखाई दे रहा है। और देखिए, सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस ने अब नई शर्त रख दी है और कहा है कि डिप्टी सीएम का जो पद है वो हमें दे दीजिए। मुकेश सहनी को आपने देखा कि वो अलग ही अपना राग अलाप रहे थे कि डिप्टी सीएम पद उन्हें चाहिए, आखिर डिप्टी सीएम पद मिलेगा कैसे? और देखिए, सीटों का एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जा रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर आप हमें डिप्टी सीएम का पद देते हैं तो फिर हम थोड़ा नीचे आ सकते हैं, यानी कि हम कम सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं तो हाल वही 2020 वाला होगा, कम से कम हमें 70 सीटें तो चाहिए जी चाहिए। नहीं तो अगर आप डिप्टी सीएम का पद हमें देते हैं तो 50 से 60 सीटों पर हम मानने को तैयार हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के लिए डिप्टी सीएम की दावेदारी पर बात नहीं बनती है तो कांग्रेस किसी भी कीमत पर 70 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कि साफ तौर से जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो देखने को मिल रहा है और प्रेशर इस कदर बनाया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव का क्या करेंगे? हालांकि
अब देखिए डिप्टी सीएम को लेकर के जो कांग्रेस ने एक शर्त रखी है उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी आपको सुना देते हैं। राजद कमजोर है, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, उनके पुत्र नाकाबिल हैं। कांग्रेस इस बात को समझ रही है। कांग्रेस शायद अपना राजनीतिक बदला निकालने के लिए सबसे सही समय समझ रही है। कांग्रेस और राजद के बीच कहीं कोई तालमेल नहीं है। महागठबंधन घमंडिया गठबंधन है। सबको अपने अपने पद की लालसा सिर्फ है। बिहार के जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं। तेजस्वी यादव जी खुद को स्वघोषित मुख्यमंत्री का चेहरा बने फिर रहे हैं। तो अब तो वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस भी कह रही है कि 70 सीट से कम नहीं चाहिए और उप मुख्यमंत्री भी चाहिए। श्री राहुल गांधी जी का बिहार में वोट अधिकार यात्रा वोट चोर को पकड़ने के लिए, इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में बनाने के लिए किया गया था, न कि बार्गेनिंग के लिए। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम मंत्री कोई चीज थोड़ी है। उद्देश्य सिर्फ है कि बिहार को गुंडा राज से निकालना है। कांग्रेस पार्टी अगर उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहिए। इसमें राजनीति का तो कोई बात है नहीं। हम लोग तो कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा का ना पक्षधर रहे हैं कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। देखिए कांग्रेस ने अपनी तो शर्त रखी दी है, लेकिन इसके साथ साथ सीपीआई-एमएल भी कम नहीं है। वो भी कह रही है कि हमें कम से कम 40 से 45 सीटों पर लड़ने दीजिए। 200 सीटें आप ले लीजिए, कम से कम 43 सीटें तो हमें दे दीजिए। तो देखिए एक जो प्रेशर है वो अब सीपीआई-एमएल की तरफ से भी सामने आ रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य का लगातार बयान सामने आ रहा है कि हमने तैयारी कर रखी है और हम ये तैयारी के साथ इन सीटों पर चुनाव में जाएंगे। देखना होगा कि कांग्रेस का अलग प्रेशर, सीपीआई-एमएल का अलग प्रेशर और इस प्रेशर को तेजस्वी यादव कैसे हैंडल कर पाते हैं। बहुत साफ साफ कहा था 243 सीट है, इसमें 40-45 सीट पर हमारी पूरी तैयारी। इतना बाकी सहयोगी दल वो माले पर भरोसा कर सकते हैं। 243 में 43 जिम्मेदारी हम लोगों की है। शेष 200 सीट बाकी तमाम दल संभाल ले, तो बात होगी। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और देखिए आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास है, पूरे बिहार के लिए खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पूर्णिया में बड़ी जनसभा होनी है और इस जनसभा के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ ये सभा और भी सीमांचल के लिए खास हो जाती है क्योंकि सीमांचल की जो 24 सीटें हैं उसे भी साधना है, चाहे वो अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो या फिर पूर्णिया हो। और खास करके जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर बीजेपी अपना पैठ बनाना चाहती है। 2020 की अगर बात करें तो 8 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर के बीजेपी उभरी थी। और देखिए आज कई बड़ी योजनाओं की जो सौगात है वो भी मिलने जा रही है। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं उसको भी एक एक करके जान लेते हैं। तो देखिए आज पूर्णिया से सीमांचल और कोसी अंचल के भागलपुर को हजारों करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात पीएम देने वाले हैं और सीमांचल के समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे जो बिहार का चौथा फंक्शनल एयरपोर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी रेलवे की भी बड़ी सौगात देने वाले हैं जिसमें 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, एक अमृत भारत एक्सप्रेस और एक एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ही 2 नई रेल लाइन की शुरुआत भी शामिल है। पीएम मोदी आज पूर्णिया से करीब 41,000 परिवार का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराएंगे। साथ में प्रधानमंत्री भागलपुर में कुल 2400 मेगावाट की 3 यूनिट का शिलान्यास भी करेंगे। देश के पहले और बिहार में बने राष्ट्रीय मखान बोर्ड की भी शुरुआत पीएम करने वाले हैं जिससे संपूर्ण मिथिला के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। मोदी की आज पूर्णिया में बड़ी जनसभा होनी है और खासकर सबको इंतजार है कि आज पूर्णिया का जो एयरपोर्ट है वो बिहार वासियों को मिलने वाला है और बिहार का ये चौथा बड़ा एयरपोर्ट जो है वो बिहार के हिस्से में आएगा और यहाँ से सीमांचल की जो तकदीर है वो बदलेगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है
वो यहाँ पे 2:20 पर पूर्णिया पहुँचेंगे। वायुसेना के विशेष विमान से जो है वो पूर्णिया लैंड करेंगे एयरपोर्ट पर, और वहाँ पे एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद सीधा वो सीसाबाड़ी का जो यहाँ पे जनसभा का जो मंच है वहाँ पर लगभग 3-3:30 बजे वो यहाँ पे पहुँचेंगे। और देखिए लगातार जो है यहाँ पे किस कदर के तो मुस्तैदी से यहाँ पे जो सुरक्षा जो है वो बल लगाए गए हैं। और तस्वीरों के ज़रा देखिए, यहाँ पे पुलिस जो बल है उसकी फौज जो है वो हर चौक चौराहे पर लगाई गई है। एक एक गाड़ियाँ जो हैं उसको यहाँ पे स्कैन किया जा रहा है। सबको देखा जा रहा है कि बिना पास का एक भी गाड़ी जो है, एक भी लोग जो है वो नहीं यहाँ से गुजरे। और लगातार बैरिकेडिंग करके सारे लोगों को सख्ती के साथ निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सभा स्थल तक जो है वो गाड़ी लेकर के बिना पास के ना पहुँचे। आम जनों के जो है यहाँ पे कोशिश की गई है कि इस जनसभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग जुट सकें। यहाँ पे जो भीड़ है वो अपार जनसमूह जो है वो यहाँ पे पहुँचने वाली है। और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं 0 माइल की। यहाँ से ठीक सामने जो है सीसाबाड़ी, जहाँ पे ये जनसभा जो होनी है, और तमाम लोग जो है यहाँ से पैदल और गाड़ियों से जो है वो पहुँच रहे हैं। तो आज की जो जनसभा है उस जनसभा का सबको इंतज़ार है प्रधानमंत्री मोदी के आने का, क्योंकि ये जनसभा जो है आज का जो दौरा है ना सिर्फ बड़े एयरपोर्ट, यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस और साथ साथ जो है बड़े जनसमूह को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। देखना होगा, सबको इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो यहाँ से क्या तोहफे देते हैं और क्या अपनी बातें रखते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविएस नारायण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं संवाददाता रविएस नारायण के पास, और पूर्णिया में क्या कुछ तस्वीर है उसे भी समझना बेहद जरूरी है। रविएस, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा फिर से बिहार में, सीमांचल का इलाका बेहद और खास हो जाता है क्योंकि इन 24 सीटों में से 8 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर के इस इलाके में 2020 में बीजेपी उभरी थी। आज तैयारियों को लेकर के क्या तस्वीर है, पहले तो वो दिखा दीजिए, और क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, तस्वीरों के साथ हम अपना बात करते हैं। आज का दिन बेहद खास है पूर्णिया और पूरे सीमांचल के लिए। आपको बता दें कि यहाँ से ठीक बगल में सीसाबाड़ी का जो बीएमपी मैदान है जहाँ पे जनसभा होनी है, और ये 0 माइल जो है जहाँ से पूरी तरह से गाड़ियों का जो है वो प्रतिबंध लगा हुआ है और सुरक्षा के जो है वो व्यापक इंतजाम है। लोग जो हैं वो पैदल वहाँ पे जहाँ पे जनसभा होनी है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़े संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और चूंकि आज बड़ा उद्घाटन है, एयरपोर्ट का उद्घाटन है ही, साथ साथ वंदे भारत पूर्णिया को मिलना है, आवास योजना की कई मिलना है, और साथ साथ सीमांचल के जो विधानसभा के जो कई सीटें हैं उसे लेकर के सारे लोगों की नजरें जो हैं वो टिकी हुई है। तो यहाँ पे सीमांचल की जो जनता है वो देखिए यहाँ पे बीजेपी के रंग में यहाँ पे रंगे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और इनसे खास जानना जरूरी है कि कहाँ से पहुंचे आप? हम धमधालो विधानसभा से के नगर सतकोदरिया पंचायत से। सीमांचल को लेकर के बड़ा सवाल होता है कि नहीं भाई सीमांचल में बीजेपी बड़ा कमजोर है, इस बार क्या माहौल है? माहौल तो हम सोच रहे हैं कि जितना भी सीट है सब हम लोग जीतेंगे इस बार। अच्छा, कहा है कि हम लोग का मोदी जी जो है सीमांचल के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। वंदे मातरम दे दिए हैं, उसके एयरपोर्ट हम लोग के घर से 2 किलोमीटर है मात्र। जहाँ हम लोग को बागडोगरा जाना पड़ता था, अब हम लोग घर के नजदीक में 2 किलोमीटर में एयरपोर्ट हो गया। 2 किलोमीटर में पहले बागडोगरा 1.5 घंटा तो 2 घंटा लगता था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन में हम लोग के यहाँ पूर्णिया जिला वासियों को बहुत हर्षोल्लास है। और साथ ही मैं सभी को कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, इसी के साथ सभी सीमांचल के जितने भी हमारे सीमांचल के वासी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री सीमांचल करते हैं। बड़ा कमजोर नहीं है जी, नहीं कमजोर नहीं है, बहुत है, बहुत अच्छा है। बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस बार बहुत जोर शोर से बीजेपी जीतेगी, जोर शोर से जीतेगी। एकदम उत्साह में है हम लोग। कार्यकर्ता तो उत्साह से लबरेज है ही, और यहाँ का सपना जो है उड़ान का वो पूरा होने जा रहा है, जो कि बरसों से लोग इसके लिए या तो बागडोगरा या नहीं तो पटना जा करके हवाई जहाज पकड़ता था, और यहाँ से जो है कि सारा सुविधा उपलब्ध। जो पहले 4-4, 5-5 घंटे लगते थे वो अब
20 मिनट में तय हो गया। जी तो हम लोग को 2 घंटा में दिल्ली में चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये नरेंद्र मोदी आने से बहुत खुशहाली है, बहुत पूर्णिया में अबड़ी हो वोट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिंदाबाद, बहुत ज्यादा खुशी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये जो है यहाँ पे कार्यकर्ताओं का उत्साह है और इनका कहना है कि इस बार सीमांचल में बीजेपी जो है वो बेहतर करेगी। लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट के उद्घाटन होने से, वंदे भारत के उद्घाटन होने से लोगों को बड़ी राहत है, क्योंकि जो पहले 4 घंटा बागडोगरा और अन्य जगहों से पकड़ना पड़ता था वो अब यहाँ से पूर्णिया से लोग कहेंगे। और सीमांचल इलाकों में विकास की एक जो नई उड़ान है वो शुरुआत होने वाली है। जी चले बिल्कुल, तो सीमांचल में विकास की नई उड़ान भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयार है और सीमांचल को बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। लेकिन अगर हम बात सियासी समीकरण की करें, 2020 के चुनाव की अगर बात करें, उसके परिणाम की बात करें, तो 8 सीटें बीजेपी के लेकर के आई, सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं कि सीमांचल के इलाके में बनकर आई। 2010 के परिणाम की अगर बात करें तो 13 सीटें जीत कर आई थी। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो सीटों की संख्या है इस बार क्या और बढ़नी है और इस बार क्या कुछ फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि AIMIM ये भी एक बड़ी पार्टी बनकर के उभर करके सामने आती है। तो किस तरीके का मुस्लिम बहुल इलाका और उसमें बीजेपी या फिर कह सकते हैं पूरा NDA जो घटक दल है वो किस तरीके से पैठ बनाता हुआ इस बार दिखाई दे सकता है। निश्चित रूप से जो पूरे सीमांचल के जो तमाम जिले हैं और उसमें से लगभग 17 से 20 जो विधानसभाएं हैं वो बेहद अहम है। और पिछली बार प्रधानमंत्री जी का ये 10वां 11वां संभवतः ये उनका दौरा है। जितनी बार प्रधानमंत्री जी आए उतनी बार हजारों करोड़ की राशि की परियोजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके गए। और अब तो बात सिर्फ शिलान्यास तक नहीं है, उद्घाटन भी कई ऐसी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। मैं मानता हूं विकसित बिहार बनाने के जिस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प, उस मुहिम का मजबूती से नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार का लाभ अब बिहार और बिहारियों को दिखने लगा है। ऐसे में विपक्ष को जो कहना है, गाली गलौज करना है, चोर चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, माताओं बहनों को अपमानित करने का काम करना है या विकास को छोड़कर क्षेत्रवाद की राजनीति करनी है, ये विपक्ष को मुबारक हो। हम लोग जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य पे बिना भटके, बिना बिल्कुल। तो आप चिराग पासवान को सुन रहे थे और चिराग पासवान कह रहे थे कि बड़ी ही मजबूती के साथ हम सीमांचल में भी खड़े हैं, हम पूरे बिहार में खड़े हैं और आज कई बड़ी सौगातें जो है वो मिलने जा रही है। और रवि नारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, हम लगातार उन सीटों की बात कर रहे थे कि मुस्लिम बहुल इलाका है और ऐसे में किस तरीके का जेडीयू का, बाकी एलजेपी आरवी चिराग पासवान का भी हमने बयान सुना, बीजेपी किस तरीके से सीट को लेकर के इस बार दावेदारी वहां पर दिखाएगी और किस उपस्थिति में वो नजर आएगी। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे देखिए सीमांचल की जो सीटें हैं, सीमांचल को लेकर के लगातार बीजेपी हो और पूरा एनडीए जो है वो लगातार मुहिम चलाई है। उनका मानना है कि इस बार की जो रणनीति एनडीए ने बनाई है, सब कुछ एकजुट होकर के यहाँ पे इस बार एनडीए पूरी जो है बाजी पलटने की कोशिश कर रही है। हालांकि पिछले बार AIM जो है ना 5 सीटें उनको हासिल हुई थी और गठबंधन जो है उसको इस बार मात देने के लिए कई तरीके अपनाए गए हैं और कोशिश में है एनडीए कि इस बार सब मिल करके यहाँ से सीमांचल से कम जो है अच्छी सीटें जीती जा सके। और यहाँ पे जो हमारे स्थानीय संवाददाता है प्रवीण, वो भी हमारे साथ है। प्रवीण, इस बार सीमांचल में एनडीए की स्थिति कैसी है और अच्छे सीटों के लिए क्या क्या कर रही है? बिल्कुल, देखिए सीमांचल में कुल 24 सीटें हैं और 24 सीटों में अभी महागठबंधन और 5 AIM का सीट है। उसके अलावा एनडीए की भी सीट यहाँ पर अच्छी खासी है। लेकिन जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री आए हुए हैं और पूर्णिया में आज सौगातों की बौछार दे रहे हैं, जो एयरपोर्ट का मांग चले बिल्कुल। तो लोग भी ये दावे कर रहे हैं, बीजेपी के समर्थक भी ये दावे कर रहे हैं कि इस बार हम और सीटें लेकर के आएंगे, एनडीए अपनी और मजबूती यहाँ इस सीट पर, इस सीमांचल में दिखाएगा। हालांकि सीमांचल की अगर बात करें तो सीमांचल के जो वोटर्स हैं वो राजनीतिक बदलाव कहीं ना कहीं करते हैं। कभी किसी पार्टी को बढ़त मिलती है तो कभी किसी पार्टी को बढ़त हो
बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे, दूसरी खबर की बात कर लें और देखिए जीवेश मिश्रा जिन पर दरभंगा में एक यूट्यूबर की पिटाई का आरोप लग गया। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर ने जब उनसे कुछ विकास को लेकर के सवाल पूछे तो उनके कुछ समर्थकों ने मारपीट कर दी उस यूट्यूबर के साथ, जिसके बाद से अब पिटाई पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव खुद आज कह रहे हैं कि हम दरभंगा जाकर के पीड़ित से मिल रहे हैं और पीड़ित की आवाज हम उठा रहे हैं। तो देखिए एक तरफ जिस तरीके से यूट्यूबर ने पिटाई का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी इसको सियासी रूप देने में जुट गए हैं। शहरी विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनके करतूतों को आप लोगों के समक्ष लाना चाहते हैं। कुछ वीडियोस हैं जो हम आप लोगों के समक्ष जो है प्ले करेंगे और माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जो हैं उनको नकली दवा बेचने के जुर्म में सजा भी हो रखी है और उन्होंने मंत्री पद पे रहते हुए एक भारी अपराध किया है जिसका वीडियो आप लोगों तो चलिए सियासी खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहेंगी और सियासत जो है वो काफी अब कह सकते हैं कि चरम पर है, तपिश भी है उसमें। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहेंगी। आगे आप देखिए जोहार झारखंड सहयोगी दिव्या के साथ स्टूडियो से।